हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुख्यतः जो अजैविक कारक थे। हम देखे थे मृदा, प्रकाश, तापमान ना, इन सब के अजैविक कारक थे। तो उन्हीं कारकों का हमारे प्रति उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो अनुक्रिया जिसे बोलते हैं, उसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। ओके, जैसे हेडिंग का नाम है अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, अर्थात उसके प्रति एक प्रकार से रिएक्शन क्या हो रहा है। तो मतलब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, वे अनुक्रिया दे रहा था। उसके अडॉप्टिव नेशन में वो किस प्रकार रह रहा है एक जीव, उसके लिए बताया गया है। अर्थात कि अब देखो जो अजैविक कारक थे, मृदा हो गया, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया ना, तो ये सब कारक होते हैं एक जीव के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है कि विभिन्न आवासों की अजैविक परिस्थितियां, कौन से अजैविक परिस्थितियों में क्या है आप पहले ही समझ चुके हैं। अजैविक परिस्थितियां मृदा, प्रकाश, तापमान ना, ये सब होती है। इसके अलावा क्या बोला गया है कि विभिन्न आवासों की अजैविक परिस्थितियां सदैव स्थिर नहीं रहती। अब जैसे देखो कहीं पर कुछ दिनों तक 4 से 5 मंथ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, फिर उसी जगह पर एक समय के पश्चात ठंड पड़ने लगती है ना। तो वही बोला गया है कि ये जो अजैविक परिस्थितियां होती है ना, ये किसी किसी जगह जरूरी नहीं है कि वे परिस्थितियां हमेशा उसी अनुसार चलती रहें। अब मान लो ध्रुवीय प्रदेशों पर तो हम मान सकते हैं कि वहां पर हमेशा ठंड रहती है ना, लेकिन अब जैसे आप इस परिस्थिति में जहां प्रेजेंट टाइम में उपस्थित तो वहीं पर देखेंगे कि एक समय में आएगा अत्यधिक ग्रीष्म काल आएगा, ठंड ऋतु आएगी, बरसात का ऋतु आएगा। तो ऐसी कई ऋतुएं आती हैं जो समय अनुसार उन्हें बदलती रहती हैं। तो वही बोला गया कि जो अजैविक परिस्थितियां होती हैं वे समय समय पर चेंज होती रहती हैं या फिर वो एक जैसी हर समय नहीं रहती। ओके, तो वही बोला गया कि विभिन्न आवासों की अजैविक परिस्थितियां एक सदैव स्थिर नहीं रहती बल्कि समय अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। और क्या हो रहा है, जीव विभिन्न प्रकार के अनुकूलन दर्शाते हैं ताकि परिवर्तित अजैविक परिस्थितियों में जीवित रह सके। अगर ये टॉपिक जो बात आती है अनुकूलन, ये अपन लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक ही है अनुकूलन, उसके बारे में अच्छी तरह समझेंगे। बस अभी इतना समझ लीजिए कि अब जब परिस्थितियां हमेशा चेंज होती रहती हैं तो जीवों के अंदर ये क्वालिटी होती है। अब क्योंकि जीव को तो सर्वाइव करना है, वो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अब जैसे हम लोग रह रहे हैं, अभी मान लो गर्मी पड़े तो अब हम ही लोग तो ठंडी में भी तो अपना लाइफ स्पेंड करेंगे। तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, अपने बॉडी को बचाते हैं या फिर हमारे बॉडी से ही कुछ क्रियाएं वैसे होती हैं जिसके कारण हम उस मौसम के प्रति अनुकूल हो जाते हैं ना। तो वही बोला गया कि जो जीव होते हैं अपने एक प्रकार से उसके प्रति अनुकूलनशीलता दिखाते हैं और ताकि वे अपना उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकें। ओके, तो वही बात बोला गया अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। ओके, अगर यहाँ पर एक इसी से वर्ड निकल के आता है दशानुकूलन। देखो ये इकोलॉजी चैप्टर ऐसा है ना कि इसमें आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। ये एक बृहद चैप्टर है, पढ़ना चाहेंगे किसी भी टॉपिक को एक चैप्टर पढ़ें, एक लेक्चर पढ़ लेंगे। किसी भी टॉपिक को आप चाहे 10 लेक्चर पढ़ें तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर मेन पॉइंट लिख दिए हैं, आप उसको नोटबुक बना लीजिए ताकि आपको बोर्ड में या फिर आगे के लिए काफी फायदेमंद हो सके। ओके, तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा फालतू हम कुछ नहीं लिखे हैं, बस आपको समझाने के लिए मेन पॉइंट आपके लिए लिखे हैं। ओके, तो इस एक टॉपिक को देते हैं जो होता है दशानुकूलन, जिसे बोलते हैं एक्चुअली मेसिटेशन। ओके, मेसिटेशन इसे हम बोलते हैं दशानुकूलन। ये क्या बोल रहा है कि किसी भी जीव का स्नायु स्नायु अर्थात धीरे धीरे परिवर्तनशील नए वातावरण में धीरे धीरे शरीर क्रियात्मक अनुकूलन को दशानुकूलन बोलते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जो जीव होते हैं, अब जैसे कोई मौसम परिवर्तन हुआ ना, ग्रीष्म ऋतु से बसंत ऋतु या फिर ठंड के ऋतु में मौसम गया, तो उस स्थिति में जो जीव होते हैं अपने आप को धीरे धीरे उस पर्यावरण के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति अपने आप को क्या कर रहे हैं,
अपनी जो शारीरिक क्रियात्मक होती है उसके अनुकूलनशीलता को क्या बोलते हैं, दशानुकूलन बोलते हैं। तो वो जीव जो होते हैं अपने शारीरिक क्रियात्मक कुछ चेंज हो जाता है एवं उसके प्रति अपने आप को ढालने का जो उपाय होता है वे करते हैं। ओके, वैसे करते क्या, हमारी बॉडी इस प्रकार से बनी हुई रहती है ना कि वो चाहे ठंड के प्रति हो या फिर गर्मी के प्रति वे अपने आप को एक प्रकार से अडैप्टिव करने की उसके प्रति सहनशीलता होती है। इसको भी हम समझाते हैं इस टॉपिक में, जो कि होता है पारिस्थितिकी आयाम, जिसे कौन दिया था, सेल्फोर्ड ने। ये याद रखना, ये किसने दिया था, सेल्फोर्ड, जिसे क्या बोलते हैं, मुख्यतः इसे हम आल्सो कॉल्ड सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस जिसे बोलते हैं। एक प्रकार से सेल्फोर्ड के नियम के अनुसार सहनशीलता का नियम, मतलब एक प्रकार से सेल्फोर्ड के सहनशीलता का एक नियम दिए थे, जिसमें पॉइंट आया था कि पारिस्थितिकी आयाम। ओके, अब पारिस्थितिकी आयाम में क्या बता रहा है, पारिस्थितिकी आयाम में ये बता रहा है कि देखो सेल्फोर्ड के अनुसार प्रत्येक जीव की भौतिक परिवर्तन जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा भौतिक परिवर्तन जैसे हो गया ताप हो गया, प्रकाश हो गया, इसके अलावा ठंड हो गया ना, इन सब जो आदि कारक होते हैं, आदि कारकों को सहन करने की एक न्यूनतम तथा एक अधिकतम सीमा होती है, जिसे हम क्या बोल दिए, पारिस्थितिकी आयाम। अब जैसे देखो कोई जीव है, अब वो इस परिभाषा के अनुसार उसको कैसे परिभाषित करेंगे। अब कोई जीव होगा, वो एक निश्चित टेम्परेचर में अपनी जो उत्पादकता होती है, मतलब कि जो मनुष्य कार्य करता है उसके कार्य करने की क्षमता जितनी होती है, एक उसका वातावरण होता है, एक टाइम होता है कि वो उस अगर कोई भी काम एक व्यक्ति को है, मतलब उसके अनुसार कोई काम उसको दे दे कि हम ये काम सिर्फ इसी टाइम करेंगे, और वो व्यक्ति जो होता है उस टाइम पर मैक्सिमम उत्पादन करता है, अर्थात उस कार्य को मैक्सिमम टाइम में करता है। अब ऐसे समझ लो कोई आदमी है ना, कोई व्यक्ति को ले लो, अब उसे बोल दो कि आप उसका मन है दिन में काम करने के लिए, अब आप उसे जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप नाइट में काम करिए, अर्थात आप जो कार्य कर रहे हैं वही काम नाइट में कीजिए, तो उसकी उत्पादकता कितनी होगी, बहुत कम या फिर ना के बराबर, क्योंकि उसका उसमें मन नहीं है। तो इसलिए बोला गया है अगर हम उसी के विपरीत अगर उसी के अनुसार उसको दिन में काम करने के लिए दे दिया जाए तो वही कार्य वो जल्दी करेगा और उसके अच्छे से अच्छे उत्पादकता में वो बढ़ोतरी करेगा। तो वही बोला गया किसी भी जीव की एक जो टाइम होती है, ये भौतिक कारण ताप प्रकाश आदि कारकों की सहन करने की एक न्यूनतम तथा एक अधिकतम सीमा होती है। अगर हम यहाँ टेम्परेचर से बात करते हैं ना, अगर ये जो न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा की बात कर रहे हैं, अगर हम एक टेम्परेचर से बात करें कि टेम्परेचर देखो किसी भी जीव की सहन करने की एक क्षमता होती है। अगर हम मानव ले लेते हैं जिसकी सहन टेम्परेचर कितनी होती है 37 डिग्री सेल्सियस ना, तो ये जो व्यक्ति होता है इसके भी एक सहन करने की क्षमता होगी। क्या, कैसे, अब 37 डिग्री सेल्सियस है इसका बॉडी का टेम्परेचर। ओके, अब इसको बोल दिया जाए कि आप चले जाओ माइनस टेम्परेचर में, तो वहां पर क्या होगा, इसकी उत्पादकता में क्या फर्क आएगा, ना के बराबर, कोई भी उत्पादकता नहीं कर पाएगा। और यही पर इसे माइनस में टेम्परेचर ना जा करके, मतलब माइनस के बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है वो टेम्परेचर। ओके, तो अगर यहीं पर हम उसको न्यूनतम टेम्परेचर ना दे करके मैक्सिमम टेम्परेचर देने लगे, बोले जाओ तुम 100 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करो, तो वहां पर उसकी उत्पादकता क्या होगी, 0 न के बराबर जो भी कार्य होगा। अगर उसी व्यक्ति को हम बोलते हैं या इसी टेम्परेचर पर इसी वातावरण में काम करिए, तो उसका जो एक प्रकार से उत्पादकता होती है, अर्थात उसके कार्य करने की क्षमता होती है, सबसे अधिक होती है। तो वही बोला गया है किसी भी जीव की एक सहन करने की जो क्षमता होती है वो एक न्यूनतम होती है तथा एक मैक्सिमम होती है। वह बोलेंगे एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा होती है जिसके ऊपर नीचे जाने से उस व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, उस जीव के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। वे अपने अनुसार उतने जो
उसकी जो मेन कार्य करने की क्षमता होती है वो उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा। उस जो सीमा होती है, उस न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अगर ऊपर गए तो वो जो उत्पादकता का प्रदान कर रहा था, उसके जो एक प्रकार से योगदान होता था, तो उसमें कमी देखने को आपको मिलेगी। तो वही बताया गया है पारिस्थितिकी आयाम में, इसीलिए इसे बोल दिया आल्सो कॉल्ड सेल्फ फोर्स ऑफ टॉलरेंस, इसे बोलते हैं सहनशीलता का नियम। मतलब कि उस व्यक्ति के अंदर एक सहनशीलता होनी चाहिए, एक जीव के अंदर जो होती है इस प्रकार की सहनशीलता होती है, उससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सहनशील एक निश्चित टाइम तक ही, एक निश्चित जगह तक ही वो सहनशील कर पाएगा उस टेम्परेचर को। ओके, या फिर हम केवल टेम्परेचर की बात किए, ऐसे सभी चीजों के लिए है। अब जैसे आपको मान लो आपको गुस्सा आता है, एक व्यक्ति को सहन करने की भी काफी सहनशीलता होती है, लेकिन आप उससे भी कहीं ज्यादा उसको उकसाते हैं, उसे उत्तेजित करते हैं, तो वो अपनी सहनशीलता तोड़ देगा। तो जाहिर वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जो मेन सहनशीलता होती है ना, मैक्सिमम और न्यूनतम, उसकी सहनशीलता से अगर ऊपर आप गए तो उसके लिए अब समझ गए होंगे कि उसके लिए क्या हो सकता है जो कि अच्छा नहीं होता। ओके, तो वही हमें पारिस्थितिकी आयाम में हमें देखने को मिला। ओके, अब हम अगर बात करते हैं जो अजैविक कारक हैं, उनके जो अनुक्रियाएं हो रही हैं, मुख्यतः हम 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आएगा पहला क्या है, नियामक, जिसे बोलते हैं नियमन करना। इसके पश्चात आएगा संरूपण तथा आएगा प्रवास। ऐसे हम 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम एक टॉपिक के बारे में आज यहाँ पर पढ़ते हैं, वो है नियामक या फिर नियमन करना। ये किसके आधार पर बोल रहे हैं, आंतरिक शरीर पर्यावरण के नियमन के आधार पर जो जीव होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। क्या, आंतरिक प्रकार, आंतरिक शरीर पर्यावरण, मतलब जो हमारा बॉडी होता है एक जीव का, वो किस प्रकार पर्यावरण के प्रति रिएक्ट कर रहा है, उसके प्रति कैसे वो अनुकूलनशीलता दिखा रहा है, कहाँ पर कैसे वो आवास कर रहा है, वो उसी के आधार पर जीवों को 4 प्रकार से बांटा गया है। ओके, अब उसमें अगर बात किया जाए तो आता है पहला नियामक, जिसे बोलते हैं रेगुलेटर्स या रेगुलेट। ओके, तो इसको समझते हैं। अब इसको समझते हैं कि देखो, जीव जो होती है समस्थापन, अर्थात जो ताप का एक स्थापन होता है कि वो किस प्रकार अपने टेम्परेचर को अनुकूलनशीलता बनाना, पहले इसको बताते हैं। तो जीव जो समस्थापन, होमियोस्टेसिस या फिर कार्की, जिसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल साधनों द्वारा बनाए जाते हैं। एक प्रकार से थ्योरी है, आपको इसको याद रखना होगा। बनाए रखते हैं, कभी कभी व्यवहारिक और भौतिक भी, ये जो एक जीव की बॉडी होती है वे कार्की और समस्थापित होते हैं, जो जिसे बोलते हैं होमियोथर्मल भी जिसे बोलते हैं होमियोस्टेसिस। तो उनके अलावा भी एक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसके एक प्रकार से होमियोस्टेसिस लाने के लिए फायदेमंद होता है, एवं भौतिक कारक भी होते हैं। ओके, तो जिससे शरीर तापमान, परासरणी सांद्रता आदि स्थिर रहते हैं, उसे बोलते हैं क्या, नियामक। अभी क्या बोलने का प्रयास कर रहा है, अब देखो, जैसे मनुष्य का बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस ना, इतना होता है ना। तो क्या बोला गया कि अब देखो, हमारी बॉडी जब हम मैक्सिमम इसको हम हमारी एक मनुष्य की बॉडी ले लेते हैं, तो मनुष्य में जो होता है जब वो अत्यधिक गर्मी में जाता है, एक ग्रीष्म ऋतु में, चूंकि उसको अपना जो टेम्परेचर होता है, नियामक क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वही बना रहे। तो उस स्थिति में क्या होता है, जब ये अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु में जाएगा या फिर अत्यधिक गर्म वाले स्थान पर जाएगा, मरुस्थल आदि स्थानों पर, तो उस स्थिति में हमारे जो त्वचा होती है उससे जो हमारे शरीर के द्वारा क्या बोलते हैं उसे, जैसे शुद्ध हिंदी भाषा में जो पसीने से आप बोलते हैं, उसको स्वेट जिसे बोलते हैं, स्वेट का स्राव होता है, अर्थात पसीने का जो स्राव होता है उसके द्वारा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल किया जाता है, जिससे हमारी जो त्वचा होती है मतलब अपने टेम्परेचर पर टिकी रहती है। ये कहाँ पर हो गया, ग्रीष्म ऋतु। अगर वही ठंड प्रदेश में भेज दिया जाए उस व्यक्ति, या फिर अत्यधिक ठंड में वो अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल करेगा, तो उस स्थिति में जीव का उसके टेम्परेचर का कंट्रोल इस प्रकार होगा कि
जब उस व्यक्ति को ठंड लगेगी, ठंड का एहसास होगा, तो उसके शरीर के प्रति एक अनुक्रिया पैदा होती है, एक प्रकार से कपकपी, आप जिसे बोलते हैं कि कपकपी से हो रही है, ठंड लग रही है, तो उस अवस्था में जो कपकपी वाली अवस्था होती है ना, वो एक प्रकार की व्यायाम होती है, व्यायाम की एक प्रकार से क्रिया होती है। जो कपकपी आपको ठंड लगती है वो एक प्रकार से व्यायाम होती है। आप ये शायद नहीं जानते होंगे, जो कपकपी आपको लगती है वो एक प्रकार से व्यायाम होती है, और व्यायाम करने के पश्चात हम उसके अंदर से एनर्जी क्रिएट होती है, तो उसके प्रति एनर्जी निकलती है, जिसके कारण जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वह ठंड में रहने पर भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर समान रहता है। तो वही समझाने का प्रयास किया गया है नियामक तथा नियमन में। ओके, वे हमारी शारीरिक क्रिया कारक हो सकती है, व्यवहार के रूप में भी, व्यवहार के रूप में जैसे हम कोई उबाल के कर दें तो हमारे शरीर में एनर्जी पैदा हो जाएगी, मतलब जिससे गर्मी पैदा हो जाएगी, अर्थात ठंड प्रदेशों में हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही बोला गया नियामक तथा नियमन में, रेगुलेटर में, मतलब कि अपने स्थित अंदर जो एक प्रकार से नियम टेम्परेचर या फिर अन्य चीजों की एक नियमित व्यवस्था होती है उसी को बनाए रखना। अब मनुष्य के अलावा भी हम कई जंतुओं में देखने को मिला, जैसे सभी पक्षियों में एक प्रकार से जो समस्थापन की क्रिया होती है अर्थात टेम्परेचर आदि को कंट्रोल करने की पक्षियों में होती है, स्तनधारी मैमल्स, तथा कुछ निम्न कशेरुकी जिसे बोलते हैं लोअर वर्टिब्रेट, तथा कुछ अकशेरुकी भी होते हैं जिसे बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। ये सभी क्या दर्शाते हैं? समस्थापन। तो ये हमारा पॉइंट हो गया नियमन, अर्थात नियमन करना, जिसमें हम सभी अपने बॉडी की जो एक प्रकार से क्रिया होती है उसको कंट्रोल करके उसके एक नियमित स्थान पर उसे सुचारू रूप से चलने दिया जाए। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे संरूपर के बारे में, उसको समझेंगे क्या होता है। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से रीडिंग करिए, बाकी आप तैयार करते चलिए जितना आप पढ़ा रहे हैं। ओके, थैंक यू।